स्टार्ट कर दे। Yes, you can start now. Am I audible? Yes. Yes. No, yes, you are not audible. Yes, but voice is not clear. हेलो हेलो। शिट है भाई, 5 मिनट किसी में निकल गए। हेलो भाई, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, आई है। इससे सवाल ठीक ही है आ ठीक रही है। है। अच्छा अच्छा, अरे मुझे ऐसा लगता है मेरा भाई ईयरफोन तो कैमरा डिस्कनेक्ट ऑफ अगर कर ले, प्रोसीड। तेरा ग्लिच होगा। भाई तो अच्छा अच्छा, कैमरा ऑफ कर ले, नहीं तो तेरा ग्लिच होगा। और थोड़ा लाउड बोल ले या माइक को पास ला दे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल अब प्रॉपर आ रही है। देखो सबसे पहले अब ठीक है, फाइनेंशियल अब ठीक स्टेटमेंट है, बिजनेस परफॉर्मेंस भी देखो। ठीक सही। जैसे कि कॉमर्स वाले बंदे को तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, जैसे आई थॉट यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो इस हिसाब से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जाने से पहले जानेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। ये यार है, तुम सब लोग कॉपी पेन वगैरह लेके बैठे हो ना? हेलो, हाँ हाँ कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? तो सबसे पहले तुम लोग जान लो भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ी अकाउंटिंग की यस यस, डेफिनेशन सब से कुछ। तुम्हें समझा देता हूँ भाई यस अकाउंटिंग भाई। की डेफिनेशन। हाँ भाई। हेलो। Make it, keep it in English, like there are some people who don't know English, Hindi. ओके। Okay, तो मैक्सिमम तू इंग्लिश में ही रख, ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो, बिफोर मूव ऑन टू आवर सिलेबस फॉर मॉड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस परफॉर्मेंस, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग की। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ओरली अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग समराइजिंग। एक सेकंड में आपको थोड़ा इस पे दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रही है स्क्रीन पे? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक और रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सीधी बात है, ये चीजें लिखो तुम लोग। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन वाली डेफिनेशन का। एक सेकंड में लिखता हूँ। चलो लिखो, एक डेफिनेशन लिखो सब लोग। हेलो, अरे यार थोड़ा रेस्पॉन्स देते रहा करो, बीच में ऐसा लगता है हाँ आवाज हाँ चली गई। ठीक है, अकाउंटिंग में डेफिनेशन लिखो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ। लिखने के बाद उसमें मेन है, जैसे सिस्टमेटिक अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस। लिखने के बाद लिखो प्रोसेस में से हम्म सबसे पहले डालो रिकॉर्डिंग। हम्म दूसरा, एक सेकंड, दूसरा रिकॉर्डिंग समर क्लासिफाइंग। हम्म तीसरा डालो ऑर्गेनाइजिंग। हम्म तीसरा एनालाइज, चौथा एनालाइजिंग। हम्म। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। हम्म। फिर आएगा कम्युनिकेशन। ठीक है भाई लोग,
तो देखो हम्म सबसे फर्स्ट before move on to the other topics, starting our syllabus, we have to first understand the what is accounting meaning. Without understanding this concept, you are able to solve our course syllabus, but you don't understand what we are solving. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जनरली रिकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन की करते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग में आप मान सकते हो जैसे कि आपको आपके पास क्या हुआ, आपके पेरेंट्स ने आपको 50 रुपीज दिए है एक सेकंड, एक सेकंड देखो, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको 50 रुपीज दिए खर्चा करने के लिए, तो आपको कैसे अब आपको पैसे रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आप बोलोगे कि आपको कैश रिसीव हुआ, लाइक, तो आप प्लस प्लस 50 कर दोगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अब अभी हम जनरली कर रहे हैं, जो भी हमने खर्चा किया, जो भी हमें मिला, बस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीधे सीधे, बिना ये सब सोचे कि हमें मतलब कि क्या अभी कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, कुछ बिल्कुल बहुत बेसिक है ये। फिर उसके बाद जैसे आपने कुछ स्टेशनरी खरीद लिया 20 रुपीज का। अब सबसे पहले जो अकाउंटिंग में जो माइनस प्लस को तो हम +20 लिखेंगे, लेकिन माइनस को -20 ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस को -20 ऐसे लिखेंगे। अकाउंट्स में माइनस ऐसे यूज होता है। ठीक है, अरे यार थोड़ा रेस्पॉन्स दे दिया करो। हम्म अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे first we have received the 50 rupees from our parents, then we have to record like +50 we are not using our complicated fundas of accounting. Then first we spend 20 rupees on the stationery, food on 10 हम्म rupees, and like this is our balance, like 20 rupees is the balance. Now next month I have received 10 rupees from 10 rupees from my mother, तो लाइक हम इसको ऐसे 10 रुपए रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अभी हमारा अकाउंट का बैलेंस 30 रुपए बचा। ठीक है, इस तरीके से हम्म उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग हमने अभी ये नहीं देखा किस चीज का खर्चा हम किस अकाउंट में बना के डालेंगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखा कुछ भी। इसको नॉर्मल प्रोसेस को बोलेंगे रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग को हम इस तरीके से क्लासीफाई जनरल, ये एक तरीके की पूरी प्रोसेस है ना, यही पूरा अकाउंट्स हो जाता है इसमें। अभी तो हम बहुत बेसिक बेसिक कर रहे हैं, अगर हम आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इट इज लाइक 2 years और 3 years फुल फुल फ्लेज प्रोसेस है ये बिल्कुल। क्लासीफाइंग के बाद हम देखेंगे वी आर मेकिंग द जर्नल अकाउंट्स। एनीबॉडी नोज अबाउट द जर्नल अकाउंट्स और शुड आई स्पीक नहीं टेल देम फ्रॉम बेसिक? मैं ठीक मुझे तो है, जनरल अकाउंट्स, जनरल अकाउंट्स इज लाइक अ क्लासीफाई ऑफ आवर ट्रांजेक्शन। लाइक फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले अपने अपने ट्रांजेक्शन उठा लिए उसमें से। ठीक है, हम्म ट्रांजेक्शन उठाने के बाद क्या किया, एक सेकंड में पेज ले लेता हूँ यार। क्लासीफाइंग हेडिंग डालो यार, थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखते चलो। क्लासीफाइंग हेडिंग में क्या करना है, जैसे कि हमने क्या किया, अभी हमने रिसीव हुए फादर, फादर से, एक सेकंड या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लाइक हमें फादर से रुपीज होते 50 रुपीज रिसीव। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, जनरल सबके अकाउंटिंग कर ली थी, सबके अकाउंट खोल ली। अभी हमने जनरली जो भी होता है हमने उसे रिकॉर्ड किया था, अपनी बुक ली उठाई, उसे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्लासीफाई करना है। लाइक अगर हम जैसे मैं आपको नॉर्मल अकाउंट्स का फॉर्मेट समझा देता हूँ एक सेकंड। जैसे नॉर्मल अकाउंट होता है ये, जैसे मान के चलो फादर अकाउंट, सिस्टर अकाउंट, इस तरीके से नॉर्मल अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है ये। जैसे किसी भी अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट जनरली रिकॉर्ड, अब जो बेसिक बुक्स है उससे तो बस अपने, जैसे कि स्मॉल शॉप ओनर्स वगैरह होते हैं, अपन बच्चे वगैरह होते हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। लाइक फॉर द पर्पस ऑफ क्लासीफाइंग एंड फॉर द प्रोफेशनल पर्पस, फॉर्मल पर्पस, वी हैव टू ड्रॉ द अकाउंट। लाइक ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉपर एक तरीके से अकाउंट का फॉर्मेट, तो लाइक अच्छा नहीं बना, फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ, ये अकाउंट्स का इस तरीके का फॉर्मेट हो गया। लाइक अब ये टर्म डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है, अभी हम सब बिल्कुल बारी बारी से समझा दूंगा भाई। जैसे कि ये डेबिट टर्म क्या है, क्रेडिट टर्म क्या है, और अकाउंट्स जनरली आप लोगों ने डीबी में सुना होगा 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो उन 3 टाइप्स के अकाउंट को भी हम देखेंगे, पहले एक बार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब मान के चलो ये वाला अकाउंट है हमारे फादर का अकाउंट, फादर ने हमें पैसे देते हैं, हम जो भी पर ट्रांजेक्शन का हर का अकाउंट बनेगा, ये मान लो। समझ रहा है भाई? हेलो भाई, समझ रहा है क्या?
भाई कोई चेक दो यार, आवाज की दिक्कत हो जाता है बार बार। भैया मैं ऑडिबल? यही दिक्कत लगता है सेशन। ये आवाज चलो ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि डेबिट क्रेडिट कर लिया, इसके इसको एक एक टर्म को भी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि अभी हमारे फादर ने दिए थे 50 रुपए, तो जैसे फादर अकाउंट, हर हर जितने भी चीज है ना, सबका एक एक अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा। जैसे कि फादर का अकाउंट, जैसे मदर ने हमें पैसे दिए, ये मदर का अकाउंट अलग बनेगा, फूड का अलग बनेगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनेगा। ये जनरली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग को जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन। जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन। सेकंड पे बोलते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग को बोलते हैं लेजरिंग द ट्रांजेक्शन। यार कोई चेक दे दो यार, बीच बीच में थोड़ा एक बंदा माइक ऑन रखो अपना। अरे मेरा कॉल आ गया था। हाँ भाई, कोई क्या नाम है भाई तेरा, आर्यन है क्या भाई? तो अपना माइक ऑन रख, ठीक है? थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार मेरा हाँ कोई बोलता ना, थोड़ा दिक्कत लगता है हमको। ठीक है, तो जनरली रिकॉर्डिंग में ठीक। क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई में हम उनके सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, हर चीज का अकाउंट होगा, हर चीज के प्रॉपर रूल्स होंगे। हम उनको अभी समझेंगे 2 मिनट में। जैसे कि ये पहले पूरी प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद ठीक है क्लासीफाइंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में जनरली क्या करते हैं, जैसे ये चीज है, अभी हमने जैसे ये चीज डाला फादर, फादर से पैसे आए हैं, डेबिट और क्रेडिट में हमें इधर की साइड डालने हैं, पैसे इधर आए हैं या फिर इधर आए हैं। ये प्रॉपर रूल से अभी उसमें समझेंगे, बहुत अभी मतलब पूरा एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भी मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, एनालाइजिंग में क्या करेंगे, पूरे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे उनको हम एनालाइजिंग करेंगे, उसके बेसिस पे आके अपने बिजनेस के डिसीजन लेंगे। इंटरप्रिटेशन में ये होगा, हम उनको समझेंगे और लोगों को बताएंगे। इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन थोड़ा इंटरलिंक टाइप से मान लो। इंटरप्रिटेशन में जैसे कि हमने एनालाइजिंग उसको एनालाइज किया कि मान के चलो प्रॉफिट 50 लाख रुपए हमारी फर्म का, उसके बाद हम उसे इंटरप्रेट करेंगे 50 लाख रुपए से हम उसको और क्या आगे हेल्प कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, फर्दर डिसीजन क्या ले सकते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है हम ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, एक सेकेंड। टू हम्म। whom वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करते हैं जनरली 7 पीपल को। ये 7 लोग कौन होते हैं? टू whom वी शुड अच्छा। कम्युनिकेट। हम ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, हमें और लोगों को भी हम्म। तो बताना है, हमें और इन्वेस्टमेंट भी तो उठाना है अपने कंपनी के लिए। तो हम जनरली ये चीजें 7 लोगों को बताते हैं। मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये जनरली हम 7 चीजें बनाते हैं। सबसे पहले अपने मैनेजमेंट के लिए। हम्म। मैनेजमेंट को क्या हेल्प करेगा, सीधी बात है, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। सिंपल है, यही यही लोग ओनर भी हो जाते हैं थोड़े। वैसे डिफरेंस होता है, ओनर और इक्विटी एक साथ लिख देता हूँ चलो। दूसरा अच्छा। इन्वेस्टर्स। देखो, अभी तो मैं क्या है, ये थोड़े नेम लिख देता हूँ। इसको थोड़ा तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन है इस वाले पॉइंट का, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो मैं ऊपर ऊपर से नाम बता दे रहा हूँ। जिस पॉइंट में दिक्कत लगे वो मेरे को बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 7 यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, सप्लायर्स। सप्लायर्स क्यों हम्म। देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उन्हें भाई अगर उन्हें क्रेडिट पे अपना गुड्स बेचा है तो वो ये तो देखेंगे कि कंपनी हमारा पैसा लेके तो ना डूब जाएगी। चौथा, अच्छा। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम्म। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, अगर कोई नई फाइनेंशियल एंटिटी मार्केट में एंटर हो रही है तो हम्म। क्या वो टैक्स भरने के लिए एलिजिबल है, या फिर वो कोई फ्रॉड तो नहीं करके ले जाएगी। अच्छा। उसके बाद है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, हम्म। why do employee needs the financial statement of company for their future prospects? If the
if the company is not having the proper policies which is not disclosed in the financial statement, एक तो सीधी बात ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये बहुत वाइडर टर्म हो जाता है, और अकाउंटिंग एक उसका बहुत नैरोअर टर्म है। अकाउंटिंग में जस्ट हम P&L बैलेंस शीट वगैरह इंक्लूड करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी रिपोर्ट आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, इस टाइप की रिपोर्ट और भी आ जाती है। एम्प्लॉयज इसीलिए देखते हैं कि भाई उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अगर कंपनी अच्छी नहीं होने, दिवाली में बोनस नहीं दे रही, तो फिर भाई वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे ना, इस तरीके से। ठीक है। Customers. Why customers want to see the financial statement? Because if they rely on the credibility more. Like you have to buy some perfume, you go to the Zara or Alani, or buy from the local stores. Like you prefer Zara now because they have the, अरे भाई थोड़ा चेक दे दे यार, हाँ है ना। लाइक कस्टमर जैसे हमें परफ्यूम वगैरह लेना है, तो हम जारा के पास जाएंगे भाई, अच्छी अच्छी कंपनीज के पास जाएंगे, लोकल स्टोर से क्या लेंगे भाई, क्रेडिबिलिटी होती है इन सब चीजों की। इसीलिए कस्टमर देखना चाहेगा। और उसके बाद लास्ट बचता है क्रेडिटर्स। अच्छा। अभी 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 क्रेडिटर्स भाई, कंपनी जिससे उधार लेती है सबसे, उसको भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो पैसा लौटाएगा या नहीं। अभी आपको ये लग रहा होगा सप्लायर्स और ये वाला जो टर्म था क्रेडिटर, ये थोड़ा थोड़ा सेम हम्म लग रहा है। मैंने बोला ना उधार, उधार की परिस्थिति, पर हम्म दोनों में काफी अंतर होता है। सप्लायर्स होते हैं वो अपना जो गुड्स होते हैं उसके उसके लिए होते हैं, और जो क्रेडिटर होते हैं जनरल लैंडिंग पे बात चली जाती है। लाइक जैसे कि मैंने क्या भाई आर्यन से थोड़ा सा पैसा ले लिया, पर गुड्स नहीं लिया। अगर हम्म गुड्स लेता क्रेडिट होता, अगर गुड्स हम्म, लेता और क्रेडिट लेता, तो भाई वो सब। और अगर मैं उसे डायरेक्ट पैसे ले लूं भाई, 1000 2000 रुपए ले लूं, तो क्रेडिट में चले जाएगा। जनरली कंपनी, ये वाला जो पॉइंट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लोगों के लिए बनाती है। ये तो कंपनी को क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएगी, इतनी मगजमारी क्यों करेगी, एक एक ट्रांजेक्शन को क्यों ढूंढेगी, क्यों बुक्स में लिखेगी, क्यों रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, समझा भाई यहाँ हम्म, तक? किसी को डाउट कोई? भाई राइटिंग तो नहीं बहुत कोई बेकार डाउट है। नहीं। अरे ये कोई नहीं मोमिन भाई, चलेगा। अरे बंदे भाग गए क्या? अनुज है, नहीं नहीं तो थे। एक एक बोला था मैंने, एक सेकंड वो आ रहा था। अच्छा, मोस्टली रिकॉर्डिंग वाले हैं। हाँ वही वही दिक्कत है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, पर लोग मैं तेरे को बढ़िया ढंग से जल्दी जल्दी खत्म करा भी दूं। अब तो इतना तो हो गया बहुत बेसिक, ये तो मॉड्यूल नेगेटिव में था, है ना। हाँ, ये तो हमने ही नहीं पढ़ा अभी। हेलो। देख भाई, ये तो जनरल ओवरव्यू हो गया हमारे उसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक, ठीक है देख, जनरली अपन लोग समझते हैं अपने सिलेबस को। हम्म, मैं नोट्स बनवाने की सोच रहा था, नोट्स थोड़े इतने घटिया बन रहे हैं। कोई नहीं। समझ समझ तो आ ही रहा होगा भाई, कोई समझ दिक्कत में नहीं। तो आ रहा है, इतना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा फिर भी है। और ये तो बिल्कुल खत्म था। देख सबसे पहले लोड होने में साला इतना टाइम लगता है।
कि कुछ इंग्लिश लिख के इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अपने सिलेबस के नाम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस परफॉर्मेंस अपने कोर्स का नाम है। सीधी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी ब्रॉडर टर्म है, और ये थोड़ा नैरोअर टर्म है। ठीक है, मतलब है तो ये भी ब्रॉडर, ये भी अपने आप में एक हेडिंग मान ले। करते हैं इसमें थोड़ा सा, ये भी ब्रॉडर है, दोनों ही ब्रॉडर है, पर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इसके अंदर तो मान ले पी एंड एल सुना होगा, बैलेंस शीट, और बाकी लेक्चर। सारे अकाउंटिंग, बाकी सारे अकाउंटिंग टूल्स। ठीक है, हाँ। और जो मैंने बोला ना, क्या बोला, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये पूरी प्रोसेस इसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पर जो फिर उसके बाद बोला मैंने एनालाइजिंग, के बाद क्या था, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट बैठता है। ये वाला पार्ट जो होता है, जो नॉर्मली अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होता है वो करते हैं, ये वाला जो अपन एमबी होते हैं, एनालिसिस वाला पार्ट बोलते हैं ना, ये वाला सारा काम हम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सिलेबस पे जाते हैं, भाई क्या क्या सिलेबस में अपना देखते हैं थोड़ा। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है फिर। ठीक है, अच्छा। और ये सारे अकाउंट वगैरह हैं इसको। और ये वाला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि रूल्स, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, ये सारे वो आ जाते हैं। ये वाले टॉपिक थोड़े क्या है, ये पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से उठा के डाल दिए, पर मैं थोड़ा कवर कर दूंगा अच्छे से। अभी तो 2 सेशन कराने हैं ना, तो टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए ये वाले टॉपिक कल करेंगे, बाकी के 6, 7, 8 वगैरह। इंट्रोडक्शन में चलते हैं, सबसे पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट हो गया अपन लोगों का, अब उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। भाई सबसे पहले हेडिंग, अब यार अच्छे से करते हैं भाई, अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। मॉड्यूल 1, ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में सबसे पहले ये वाली प्रोसेस बताई है ना मैंने अभी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इसको यहाँ से करते हैं, हाँ। थोड़ा उठा लेते हैं इसको यहाँ से, कॉपी का ऑप्शन खा गया भाई, इसको उठा के थोड़ा प्रोसेस को यहाँ डाल देते हैं भैया। अच्छा, नहीं आ रहा, बाहर ले जाओ। रिकॉर्डिंग, ये पहले मॉड्यूल में बताया ना मैं, जर्नल एंट्री पास करो, सब कुछ, सब चीजों के जर्नल एंट्री पास करो। उसको वो जो अकाउंटिंग प्रोसेस को उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग अपन लोग। रिकॉर्डिंग बोले तो जर्नलाइजिंग द प्रोसेस, अच्छा। जर्नलाइजिंग द प्रोसेस, ये यही जर्नल, इसी जर्नलाइजिंग को, जर्नल अभी तूने ये सुना होगा एक तरीके से, जैसे अब तो पूरे दिन का टू डू लिस्ट वगैरह होता है, उसको हम एक तरीके से जर्नल करते हैं रात को, इस तरीके से मान लें। हाँ। जर्नलाइजिंग से ही आती है जर्नल एंट्री। हाँ। जर्नल एंट्री बनेगी तभी हमारे अकाउंट होंगे। और जर्नल एंट्री पहले क्या होता था, अकाउंट वगैरह के सिस्टम वगैरह नहीं थे, अपन लोग बुक्स में करते थे। ठीक है, जिस बुक में ये होती अच्छा। थी उस बुक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। जैसे जब हैंड अधिक अकाउंट अपना इतना अपडेट वगैरह नहीं है, जिधर ही पहले होती थी ना, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल हम्म। बुक ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा अच्छा। प्रिंसिपल बुक समझ ऑफ गया। अकाउंट, देख जिस बुक में लेजर करते हैं, ठीक है, उसे प्रिंसिपल बुक नहीं बोलेंगे, इसे प्रिंसिपल बुक बोलेंगे। क्योंकि अगर यहाँ हमने एंट्री डालने में गलती कर दी, तो वो पूरे अकाउंट बिगाड़ देगी, फिर उसे रेक्टिफाई करते रह जाओ, कुछ और फॉर्मूले लगाओ, लगाते रह जाओगे, पर गलती मिलना मुश्किल हो जाएगी वहां से। ठीक है ठीक भाई, है। ठीक है। अब उसके बाद जर्नल एंट्री में पहले एक सेकंड में देख लेता हूँ, उसके लिए मैं थोड़े कॉलेज लाइफ के नोट्स रेफर कर रहा हूँ यार, क्योंकि उसमें सही दे रखा है। हेलो प्रणब भाई, अनुज भाई, आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? देखो, थोड़ा हिंट मिल जाए तो अच्छा है। क्या खुल गया ये बंदा? ठीक है, देखो, अभी देखो, मैंने यार थोड़ा पोर्ट्रेट कर लूँ क्या मैं इसे, सही रहेगा मेरे लिए।
अब सही है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है पोर्ट्रेट पे? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। देखो अभी मैंने बोला था ना वो 7 लोगों के लिए बनाता है वो। हाँ। तो देखो जैसे पहले मैंने बोला था प्रोसेस आएगी, इनने देखो डेफिनेशन की क्या क्या हालत कर रखी है भाई। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, इनने 3 चीज रख रखी है। इनने ना तो कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये कुछ भी नहीं दे रखा, बस 3 चीज दे रखी, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रिपेयर। ठीक है, वो वाली पूरी डिटेल डेफिनेशन थी अगर तुमने लिखी हो तो। ठीक है भाई। हाँ, लिथियम। ये वाला टॉपिक अपन कवर मानते हैं। रिकॉर्डिंग में ये हम्म। दे रखा, जैसे मैंने बोला था ना कि कस्टमर से लेगा, चेक, सप्लाई, अमाउंट हम्म। पेबल, ये क्रेडिटर आ गया, ये कस्टमर्स आ गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड हम्म। समराइजिंग, ये सब उतना ही उन्हीं ने समराइज कर काफी शॉर्ट में दे रखा है यार, ये टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं तो। ठीक है। हम्म। ये वाला पार्ट तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई सबको, स्कोप ना, इसमें नहीं स्कोप होगी। वाले में नहीं है ना? हम्म। प्रणव और अनुज भाई, हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या तुम दोनों को? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्वाइन सीधी करके बात है, बोलो। अब क्या चीज, कैसे बोलना है भाई? मैं बोल रहा ज्वाइन करके भूल गए हैं। नहीं नहीं भाई, इनने बोला था यार इससे। चल कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ठीक है, उसको अच्छे से दिखते हैं। ये देख, इसमें फिर इन लोगों ने कम दे रखा है। जैसे अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे यहीं पे कर दूं क्या, शॉर्ट में बना दूं क्या नोट्स वोट्स में थोड़े, कि पूरा उसी पे जाऊं, नोट माई नोट पे, उस पे टाइम लग रहा है थोड़ा। ना ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस थोड़ा सा चले। समझा देना। हाँ अच्छे से बता दूंगा, वो तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। पोर्ट्रेट हो रखा है, अच्छी भाई। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताना है तेरे को। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लिखते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इसमें कम दे रखी है, मैं पूरी बताऊंगा, डिटेल में बता दूंगा थोड़ी थोड़ी, पर पूरी बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि सबके अकाउंट डिफरेंट तरीके से मेंटेन होते हैं। ठीक है। सबसे पहली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज अरे यार पेन चल रही है। सबसे पहली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी इंडिविजुअल, कंपनी, हम्म। फर्म, हम्म। एओपी, एक सेकंड भाई, एओपी, बीओआई और एजेपी। अब देख बीच में दो रह गए, एक सबसे ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक तेरी होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, हम्म। और एक और रह गई यहाँ पे एचयूएफ। ये वाली फर्म नॉर्मली अकाउंट में भी जनरली इतनी नहीं बताई जाती, फिर भी इतने तरीके के टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और बताऊंगा वो पेज ऐड करना हम्म। पड़ेगा। ठीक है। ये देखो, जनरली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी होती है। अभी देख, हम अकाउंट्स किसका बनाएंगे, सबका बनाएंगे, सब लोग अपने अपने बनाएंगे। इंडिविजुअल में कौन कौन अकाउंट्स बनाएगा? हम इंडिविजुअल में राम बनाएगा, श्याम बनाएगा, आर्यन बनाएगा भाई, अनुज बनाएगा, प्रणव बनाएगा, मैं बनाऊंगा। सब लोग अपने अपने अकाउंट्स बनाएंगे, इंडिविजुअल मतलब अपन लोग सिंगल अकेले बिल्कुल। ठीक है। हम्म। एक इसमें आदमी अपने अपने रहेगा। पर्सनल, हाँ इसमें पर्सनल अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। एच यू एफ में क्या होगा जनरली, क्या होता है, एच यू एफ जनरली दो टाइप की होती है, एक दयाबाग और मिताक्षरा। किसी ने सुना है क्या इन दोनों के बारे में? नहीं सुनो। हाँ देख, दयाबाग और मिताक्षरा होती है, जनरली दो टाइप की एच यू एफ होती है। ये मिताक्षरा तेरी शायद असम और वेस्ट बंगाल में लगती है, और दयाबाग तेरी रेस्ट ऑफ द इंडिया में लगती है, ये थोड़ा वैसा पार्ट हो जाएगा। एच यू एफ में होती है जैसे पुराने पुराने बिजनेस चले,
हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई। वो मेरा ही मार्क्स पॉइंट क्लिक हो गया भाई। अब आ रही होगी कोई ना। नहीं। देख, हिंदू अब अनडिवाइडेड फैमिली HUF। हाँ, HUF क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान ले जैसे कि तेरा बिजनेस चल रहा है, तेरे दादाजी के दादाजी का, तो वो बिजनेस अभी तक तो कंटिन्यू कर रहा है, कोई हिस्सा बंटवारा वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी। उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके हम्म से होती है। ठीक है। कंपनी कंपनी तो भाई अपने अपने अकाउंट्स बनाती है, जैसे RIL हो गई तेरी। हम्म ठीक है। हम्म तेरी टाटा हो गई। इस तरीके से कंपनी अपने, इनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। इनकी अकाउंटिंग जनरली कौन रूल करता है? इनकी अकाउंटिंग के ऊपर कोई किसी का वो रूल वगैरह नहीं है। बस जब टैक्स करते हैं ना, टैक्सेशन, उसमें ITF एक्ट लग जाता है। बाकी अकाउंटिंग के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है इनकी। मतलब कि तुम्हें ऐसे करनी है, ये क्या है, जैसे हमने पढ़ा होगा अकाउंटिंग वोट का, ये डेबिट का रूल ये है। अरे प्रणव भाई बोलना यार। हेलो प्रणव भाई बोल। अरे गलती से हो गया होगा। एक सेकंड भाई। चल ठीक है भाई। कंटिन्यू करो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। एक सेकंड। हेलो हेलो। आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। अरे वो उसकी उसको मैंने पूछा, उसको कुछ दिक्कत हो रहा है ना। हाँ। ठीक है। अब समझते हैं। उसने सब, उसको ये थोड़ा दिख नहीं रहा था, उसकी स्क्रीन में दिक्कत है, ये ऐसा कुछ कह रहा था। सॉर्ट आउट हो। ठीक है। अच्छा। तो अब क्या है, ये AOP BOI वगैरह कंपनी है। कंपनी टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, तो इनके ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 1913 वाला, नहीं हम्म 2013 वाला लगता है। कंपनीज एक्ट, ठीक है। अच्छा। हम्म ठीक है। जैसे जैसे इनके इंडिविजुअल अपन लोग जो अकाउंटिंग करेंगे ना, उसके ऊपर किसी का वो नहीं है। अब तुम्हारे पड़ोस वाले रामू काका कुछ भी अकाउंटिंग करें, तो उनके ऊपर कोई कंप्लायंस थोड़ी है कि तुम्हें इसी हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। पर नहीं है। कंपनीज के ऊपर है, क्योंकि हाँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर होता है, क्योंकि भाई वो लोगों का पैसा लेके बैठी होती है। कोई भी दिक्कत हो गई, रिसेशन आ जाएगा, मार्केट डिप्रेस्ड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हम्म ठीक है। हम्म पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है जनरली सी। एक सेकंड। अरे यार थोड़ा दिक्कत हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप फर्म होती है, इनकी भी अकाउंटिंग नॉर्मली जनरली इनके ऊपर लीगल कंप्लायंस नहीं होता। पर ये करना चाहें तो अपने एक्ट के हिसाब से कर सकती हैं। इनको रूल करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनके लिए बना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है क्या यार तुम लोगों को? जनरल टर्म है ये थोड़ा। कोई बताए भाई? नहीं देख, कोऑपरेटिव भाई, सोसाइटी। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ब्लैक करूँ क्या? ना ना, सही है, मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड नहीं है ना अकाउंटिंग। हाँ मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग वो बैकग्राउंड नहीं है ना, तो सारी टर्म्स नहीं है ये तो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली देख, मैं तेरे को बताता हूँ। तो ना इस तरीके के, जैसे कि अपन के एरिया में क्या होता है, बैंक्स वगैरह फॉर्मल सोर्स होते हैं। पर हाँ। इसमें क्या होता है, नॉर्मली गांव वगैरह में क्या होती है, थोड़ी पांच छह लेडीज वगैरह अपना ग्रुप बनाती है, थोड़ा किटी टाइप से करती है। फिर वो बोलती है कि महीने के एंड में अपन लोग 100 रुपए जमा करेंगे, किसी को दिक्कत होगी उसे 1000 रुपए दे देंगे जब भी जरूरत होगी, मतलब जो भी अमाउंट उसे चाहिए होगा, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में डिवाइडेड हो जाएगा। इस तरीके से सुना है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसी को मान ले। जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था, एक टर्म होता है सेविंग स्कीम।
ध्यान नहीं आ रहा, सेविंग इकोनॉमिक सेवर कुछ करके होता है यार, ध्यान नहीं आ रहा। एओपी और बीओआई। एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पीपल और बीओआई होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये वाले टर्म इसकी अकाउंटिंग नहीं सिखाई है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है इसकी। एओपी और बीओआई में जनरली ये बता देता हूँ। एओपी भी क्या होता है, जैसे जॉइंट वेंचर वगैरह टर्म सुने हैं भाई? हेलो भाई, माइक चेक दो कोई। चल ठीक है। देखो एओपी और बीओआई में होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अपन क्या करते हैं, 10 लोग मिलकर स्टार्टअप करते हैं, 10 इंडिविजुअल। बीओ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब इधर था, मतलब 10 अपन सादा साधारण जैसे आर्यन हर्षित वर्षित ये सब अपन लोग मिलके हो जाते हैं। और एओपी होता है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये होता है इंडिविजुअल और पर्सन में अंतर हो जाता है अकाउंट्स में। जैसे इंडिविजुअल और पर्सन इधर लिख देता हूँ मैं। इंडिविजुअल और पर्सन में इधर अंतर हो जाता है क्योंकि पर्सन में अब क्या करेंगे, हमें एओपी बनाना है। अब मैं मिल जाऊंगा, आर्यन मिल जाएगा, हर्षित मिल जाएगा। पर एओपी में हम रिलायंस को भी ले सकते हैं, उसमें कंपनी भी आ सकती है और इंडिविजुअल भी आ सकता है। लेकिन बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल ही आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रणब भाई, अनुज भाई? ठीक है भाई, बढ़ता हूँ। ये देख वही सब है, एक सेकंड दिखाता हूँ मित्र। सोल प्रोप्राइटरशिप, अपना अपना अकेले का धंधा खोलूंगा। सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल स्मॉल वेंचर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ये सब वही है। पार्टनरशिप बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग, पार्टनरशिप डीड बनती है, पीएनडल वगैरह, ये वही है। ठीक है। हम्म एलएलपी जनरली क्या होता है, जो पार्टनरशिप होती है ना, हम्म पार्टनरशिप और कंपनी का एक नया हाइब्रिड मोड निकाला है। जैसे कि पार्टनरशिप और हाइब्रिड का नया मोड निकाला है एलएलपी। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब जैसे कंपनी पे कोई दिक्कत आएगी और बाद में किसी ने क्लेम कर दिया, कंपनी ज्यादा असेट में पैसा डूब गया कंपनी का, बाद में किसी ने क्लेम कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे पैसा दे भाई कंपनी, तो उसके जो ओनर्स हैं वो उसमें हम्म, लायबल नहीं होंगे, उस केस के लिए वो लायबल नहीं होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में जो उसके पार्टनर्स है फर्म के, वो लायबल हो जाएंगे। तो अच्छा। ये हो गई थी थोड़ी, ये हो गई थी दिक्कत की बात। तो कंपनी एलएलपी एक 2008 में आया था गवर्नमेंट ने, 2008 में 19 दिसंबर को इसका बिल पास किया था। फिर उसके बाद जनवरी में ये लोग फाइनल कर दिए थे इस एक्ट को। इसमें क्या था कि जो इसमें दोनों के अल्टरनेट फीचर लिए गए थे। जैसे कंपनीज का तो ये वाला फीचर लिया था कि लायबल नहीं होगा, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कंपनी की वो है, और पार्टनरशिप का ये होगा कि वो लायबल नहीं होगा। उल्टा कर दिए दोनों के फीचर। फिर इसके बाद है कि एलएलपी फॉर्म बना दी। कंपनी का तो भाई बता ही दिया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल है, जैसे हम्म ये लोग पहले स्टार्टिंग में जैसे लिज्जत पापड़ आ सकता है इसमें अपन लोगों का। ठीक है, इस हाँ। तरीके से आ जाएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी कैपिटलाइजेशन, ये तो सब ठीक है। हम्म बीएसटी में चले जाएंगे, करेंगे तो देख, अभी मैंने बताया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वही आ गए। ले, हम्म देख सबसे पहले मेन तो ये 5 है, इन्वेस्टर, लैंडर्स, ये जरूरी नहीं है, क्रेडिट रीडिंग सप्लायर्स, ये दोनों सिंगल है। अरे प्रणव भाई, ये तुम्हें बताने की जरूरत है क्या यार, तुम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो। चेक दो यार दोनों, प्रणव और अनुज। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड में लोगों को बता देता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अनुज भाई तू भी एक्टिव रहे थोड़ा। ये आता है मेन मुद्दा भाई, ये है पूरे अकाउंट की हत्या। सीधी बात है ये किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं समझ आया, ये मेरे को बताओ यार। इसको बिल्कुल मैं अच्छे से डिटेल में ले जाना चाहता टाइप्स ऑफ अकाउंट। हूँ। हाँ, ये डबल एंट्री देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक समझते हैं भाई। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम भाई, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉड्यूल 3 में कवर होगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट मॉड्यूल 3 उठाऊंगा चाहते थे, क्योंकि मॉड्यूल 2 में थोड़ा ऊपर का चले जाएगा उसका। डबल हम्म एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हम जनरली दो बेसिस पे बुक कीपिंग करते हैं। डबल एंट्री में जैसे मैं मानता हूँ, पहला तो हम दो उस पे बेसिस पे बुक मेंटेन करते हैं। पहला एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। अरे भाई चल जा, ये और दिक्कत दे रहा है यार।
भाई पेन गया यार मेरा। चलो चल गया। देखो जनरली हम क्या करते हैं, दो बेसिस पे अकाउंट, अब थोड़ा पेस बढ़ा लेते हैं। जनरली हम दो बेसिस पे बुक कीपिंग करते हैं। पहला पहला होता है नॉर्मली हमारा अक्रूवल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। ठीक है, अक्रूवल और कैश में ये अंतर होता है, कैश बेसिस में हम उस दिन अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमें पैसा मिला। क्या बोला? जिस दिन हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमें पैसा मिला या फिर हमने पेमेंट किया, ये होता है रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्डेड। अक्रूवल बेसिस क्या होता है नॉर्मली, जिस साल का, वो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम फाइनेंशियल पे रिकॉर्ड करते हैं 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के ट्रांजेक्शन। ये होता है फाइनेंशियल। और तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और हमारा कैलेंडर ईयर होता है एक उससे लेके जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो जनरली फाइनेंस के लिए तो हम ये यूज करते हैं, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये हमारे लिए मेन मकसद था। ठीक है, अब अक्रूवल बेसिस पे अपन लोग आते हैं। अक्रूवल बेसिस पे क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन जिस साल से बिलोंग करता है रेस्पेक्टिव ऑफ वो हमें पैसा मिला है या नहीं मिला। कैश और अक्रूवल में यही मेन अंतर है। कैश में जब हमें पैसा मिलेगा, चाहे वो पिछले 10 साल पुराना क्यों ना हो, हम उसे तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल में भले वो 10 साल पुराना पैसा आज मिला हो, आज का पैसा अभी, परसों का पैसा आज मिल गया हो, कुछ भी हो, उस जिस साल का एक्सपेंस है, जिस साल की इनकम है, वो उसी साल रिकॉर्ड हो गया अक्रूवल में। ये समझा? हाँ। समझा गया? ठीक है, कैश और अक्रूवल दोबारा बता देता हूँ। कैश में जिस साल कहीं कब किसी भी साल का, चाहे 10 साल पुराना पैसा मिला हो वो आज मिल गया, वो भी रिकॉर्ड होगा। आगे का 10 साल पैसा हो वो आज मिल गया, वो भी रिकॉर्ड। लेकिन अक्रूवल में उसी साल का पैसा रिकॉर्ड होगा जो उस साल से बिलोंग करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पेमेंट्स और रिसीव्ड आर मेड और नॉट। ठीक है, अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम भाई देखे गए हैं मान चाचा हमारे लूका दी पेसिलियो 1492 में। उनने डबल एंट्री सिस्टम दे दिया, उसकी दिक्कत हमारे लिए हो गई। डबल एंट्री सिस्टम में जनरली क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, उससे ज्यादा उसको समझने के लिए हमारे अकाउंट्स लग जाते हैं, ये किस तरीके के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इस तरीके के हमारा लग जाता है। पूरा एक सेकंड में एक वो दिखाता हूँ यार तुमको, इसमें अच्छे से नहीं दे रखा। एक चार्ट शेयर करता हूँ, बहुत अच्छा था वो ना, बेस्ट अकाउंट। एक सेकंड रुको भाई, एक सुबह बहुत अच्छा चार्ट देख रहा था मैं इसमें। अरे भाई कैसे मांग रहे हैं, यहीं से बता दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड हो जाए, क्लियर हो गया। समझो भाई, वो वाला जो अकाउंट का चार्ट दे रखा है ना भाई, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। वही अकाउंट है, देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वही है पूरा सिस्टम। पर उसमें तुमको कुछ समझ नहीं आने वाला, इससे थोड़ा देख लो। देखो जनरली अकाउंट्स क्या होते हैं, 3 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें तुम यार सोच रहे होंगे कि सीधी बात है मैं 3 बोल रहा हूँ, यहाँ 2 लिख रहा है। ये वाला कंपलसरी क्लासिफिकेशन नहीं है। ये क्लासिफिकेशन कहाँ से आया, पहले ये पूछो मेरे से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भाई किसी पे, ये वाला क्लासिफिकेशन कहाँ से आया? हेलो, आवाज आ रही है भाई, कोई चेक दो। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन कहाँ से आया, जो ल्यूका पैकियोली थे, उनने क्या किया, 1992 में रूल्स दिए। इनको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जनरली पर्सनल इम्पर्सनल का डिफरेंस कंपलसरी नहीं होता है, मेन तो ये 3 होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल। यार ये क्या दे रखा है इसमें? ठीक है भाई, ऐसी कर, पर्सनल और इम्पर्सनल ही कर लो यार, थोड़ा गलती हो गई स्टार्ट में भी, थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल भाई, आवाज में बात।
माइक दे दीजिए। हरी ठीक ठीक है, तो देखो दो तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट होता है भाई राम श्याम, मेरा पड़ोसी, मेरा अड़ोसी, ठीक है, ये सब लोग आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट, और फिर रियल अकाउंट में वो लोग आते हैं, रियल अकाउंट में जाते हैं असेट्स, और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। मैं ये सारे जितने भी टर्म्स है ना, भले ही मैं इसमें 15 मिनट ले जाऊं, इसको मैं पूरा यही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो अब समझो, नेचुरल ठीक है। अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जनरली ये नाम लिख रहे हैं, राम, राज, इरफा, ध्रुव। जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, अपने फादर से पैसे लिए थे 50 रुपए, ठीक है, उसका वो जाएगा नेचुरल पर्सनल पर्सनल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे सलीम, राज, इरफा, ध्रुव वगैरह लिख रहा है, नेचुरल पर्सन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन अलग है। इसमें असेट आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं, इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आती हैं, आगे समझेंगे। इसमें भी जनरली हम आपस के जो लोगों से अकाउंट है, जो एक्सिस्टिंग है, जो कि लिविंग बीइंग है, उसके अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल, जनरली जनरली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं, हम कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग है, पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जिनका परपेचुअल सक्सेशन है, जिन पे लीगल राइट्स हैं। उसका पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि अगर कंपनी कंपनी क्या कर सकती है, अपने एम्प्लॉय, वो हर तरीके का किसी पे केस भी कर सकती है, कंपनी किसी की लायबिलिटी भी क्लेम कर सकती है, बट वो जेल नहीं जा सकती। इस तरीके से कंपनी, अगर वो जेल नहीं जा सकती, तो उसका लीगल एक्सिस्टेंस, मतलब वैसा टेंजिबल एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन लीगल एक्सिस्टेंस है, लीगल एक्सिस्टेंस है। तो इसमें यहाँ पे आएगी, जैसे जैसे देखो आईसीआई बैंक, सिटी हॉस्पिटल, सर थॉमस, ये भाई लिविंग बीइंग थोड़ी है, ये तो कंपनी वगैरह है, लेकिन इनका लीगल एक्सिस्टेंस है। इसमें हम लीगली चीजों को देखेंगे, लीगल एक्सिस्टेंस के हिसाब से, ना कि हम टेंजिबल के हिसाब से देखेंगे। पर्सनल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में देखेंगे। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत टाइम देना पड़ेगा इस पे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे अभी क्या हुआ, अनुज भाई के पास में गया कि भाई मेरे इस पे मेरे 100 रुपए उधार चल रहे हैं, मैंने बोला भाई 100 रुपए दे दे, ठीक है। अब इसने क्या किया, 100 रुपए मेरे को दे दिया उधार। फिर उसके बाद ये मेरे से माल लेके 2000 रुपए का, 2000 रुपए लेके ये बैठा है अपने पास ही, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसके पैसे, अब जनरली हम दो टर्म देखेंगे इसमें, अक्रूड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग से बता देते हैं यार मैं तुमको। प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसकी एंट्री यहीं समझ लेना, आगे जो हमारे मॉड्यूल में दे रखी है बहुत वाहियात एंट्री है उसकी। समझ में आ रहा है? हेलो, चेक दे भाई, अनुजय, प्रणव वगैरह कोई आ रहे हैं? आ रहा है। ठीक है, प्रीपेड यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको? एक वो दे दो, चेक दे दो बढ़िया ढंग से, क्योंकि ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गड़बड़ दे जाएगा ये वाला चार्ट अगर नहीं समझ आएगा तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो दो टाइप की नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चीजें आती हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, ना तो इसमें अनुज आएगा ना कंपनी आएगी। इसमें कौन आएगा, जो अनुज या फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को प्रेजेंट कर रहा है उसके अकाउंट्स आएंगे। अब इसमें यार हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके के अकाउंट्स आएंगे? तो पहले ये समझो, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की इसके एग्जांपल्स में यही दे रखा है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है? प्रीपेड मैंने अभी बोला, हम फाइनेंशियल एक्रूवल बेसिस पे करेंगे, कैश बेसिस पे नहीं करेंगे। जो नॉर्मल, भले हमारा पड़ोस का वो टपरी वाला भले ही कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करे, पर नॉर्मल कंपनी जो लीगली है वो हम एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। एक्रूवल बेसिस में मैंने ये बोला था कि जनरली जब हमारा, हमें इररेस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीड एंड पेड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वो खर्चा उस साल से बिलोंग करता है या नहीं। मान के चलो मुझे इस साल 10,000 रुपए देने थे अनुज भाई को, ठीक है, या फिर अनुज, अरे कुछ और एग्जांपल देखते हैं यार। अच्छा एक सेकेंड, एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, मान के चलो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था इस बार का 10,000 रुपए का, ठीक है, वो मैंने पे नहीं किया, ठीक है। पर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे ना, हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो हमने पे नहीं किया, लेकिन वो हमारा एक्सपेंस है। हम एक्रूअल बेसिस के बुक्स पे बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग करके रिकॉर्ड करेंगे। ये समझ आ भाई किसी को? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ आ गया ये? आ गया। ठीक है। अब प्रीपेड की बात करेंगे, मेरा 10,000 रुपये का बिजली का बिल है, मैंने 10,000 पे कर दिया, लेकिन आगे का मैंने 20,000 रुपये और रुपया दिया,
तो वो मैं क्या करूंगा, जो अगली साल का मैंने खर्चा किया, जो कि अभी मेरे लिए मेरे ऊपर नहीं उसका वो आया था, लाइबिलिटी नहीं एक्रू हुई थी मेरी उसके ऊपर, वो प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएगा। लाइक समझो भाई, अपन लोग रिचार्ज करते प्रीपेड रिचार्ज करते हैं ना अपन लोग, जिस चीज का अभी तक हमने फायदा नहीं उठाया, जिस जियो प्लान का, जिस एयरटेल प्लान का अपन लोगों ने अभी तक फायदा नहीं उठाया, तो उस एक्सपेंस को मान के चलो ऑफिस अनुज भाई का उनने क्या किया, रिचार्ज करा दिया अपने एम्प्लॉयज के उसमें, तो वो क्या करेंगे, प्रीपेड रिचार्ज करेंगे, वो होगा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये दोनों टर्म क्लियर हुए, तो ये वाला टर्म आपको अपना क्लियर हो जाना चाहिए। बताओ भाई। हुए क्या भाई? हाँ ठीक है, आवाज कट गई, आ हाँ गया ठीक समझ है। में। ठीक है, अब ये वाला टर्म है ना एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी, इनको मैं डिटेल में वो करूंगा। अभी तो मेरा मेन मकसद था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बताने का, समझे भाई। अब आगे की बात बढ़ते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये थे हमारे अकाउंट जो अपन लोग आपस में, से अनुज से किया मैंने, इससे किया, जैसे कि रिलायंस से किया, जैसे कि अब जैसे मैं जियो का, मेरे पे एक्सपेंस का वो चल रहा है आउटस्टैंडिंग, तो उसका किया। अब हम करेंगे रियल एंड इंटेंजिबल अकाउंट की अकाउंटिंग। ठीक है, जनरली इसमें क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटी की अकाउंटिंग होती है। असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इन और इनकम, इन पांच छह टर्म को मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो थोड़ा। रियल टेंजिबल अकाउंट्स में क्या होगा, टेंजिबल अकाउंट्स क्या होते हैं भाई, समझो। टेंजिबल चीजें क्या क्या होती है अपने आसपास, बैग है, लैपटॉप है, चेयर है, कार है, ये सब टैक्सेबल, वो सॉरी टैक्सेबल, टेंजिबल चीजें हैं। हम्म इंटेंजिबल चीजों में जनरली इसमें क्या लिखा हुआ, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये बहुत हम्म चीज कम है। गुडविल, इन चीज, टेंजिबल और इंटेंजिबल में मेन डिफरेंस होता है, टेंजिबल हम वी कैन सी एंड टच एंड फील, हम्म इंटेंजिबल हम उस चीज को देख नहीं सकते ना, पर उससे हम बेनिफिट उठा रहे हैं। इस तरीके से इंटेंजिबल हम्म चीज होती है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिशिंग राइट, सब्सक्रिप्शन राइट, और एक होता है तेरा और भी इस तरीके के काफी राइट होते हैं। जैसे कंपनी की गुडविल है, अब तू हल्दीराम से लेने जाएगा, फिर अपने बराबर वाले लोकल स्टोर से सामान, समझ हल्दीराम गया। से हल्दीराम से लेने जाएगा, तो भाई उसकी गुडविल है, उसकी चीज एक्सिस्टेंस में है, लेकिन हम उसे टच और फील नहीं कर सकते। हम हल्दीराम के हम नाम कैसे टच कर सकते हैं, 10 स्टोर है उसके। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं नॉर्मली खर्चे और इसके गेन्स के, समझो हम्म भाई इसको। इसमें दो चीज रिकॉर्ड होती है, एक्सपेंसेस और गेन्स। इसमें क्या किए हमने, सबका उधारी रिकॉर्ड किए, इसमें जो पैसा आना था वो रिकॉर्ड किए, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लिए। इसमें क्या किया, जो भी हम चीज से पैसा कमा सकते थे, असेट है, सेकंड रेड कर दो उसे थोड़ा, ये असेट है, लायबिलिटी है, वो सारी चीजें हम इसमें रिकॉर्ड। आगे के नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमारे बिजनेस में खर्चे होंगे, जो हम नॉर्मली चीजें, हम सप्लायर को माल बेचेंगे उससे पैसा आएगा, ये सारी चीजें अब इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे हम्म नॉमिनल अकाउंट में। ये बताओ भाई, इतना समझा? हम्म समझ गए भाई। ठीक है, अब इसको इस चार्ट में मैं 2 मिनट बाद और आऊंगा, ठीक है, इसको और क्लैरिटी देने। जब तक चलते हैं अपन के कॉलेज लाइफ पे। देखो भाई, कॉलेज लाइफ पे आते हैं थोड़ा। ये देखो कितना लिमिटेड एग्जांपल दे रखा है। ये देखो, रियल अकाउंट को ये नहीं है पे फ्लो चार्ट में देते थे, अलग से दिया। नॉमिनल अकाउंट को भाई उसने, ये सब की तो कोई वो तो नहीं है, पूरा खत्म करूँ, ये रूल्स मैं भी बता दूंगा मैं थोड़ी देर में, बस आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये एग्जांपल है, ये अभी मैं सब एंट्रीज के साथ बता दूंगा भाई। इस एग्जांपल, वैसे एग्जांपल तो सब साथ में चल ही रहे हैं। ये बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे पहुंचे पहले, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी हमने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स टॉपिक क्या दे रखा है, जनरली इसमें दो बुक्स दे रखी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जनरली उसमें क्या दे रखा है, दो तरीके की बुक्स दे रखी है, जनरल और लेजर की, सब्सिडरी और प्राइमरी बुक, जिससे कुछ हमको समझ में आने नहीं वाला।
जनरली बुक्स होती है 9 टाइप्स की, उसमें दे रखे हैं 2 टाइप्स की। पहली बुक प्रिंसिपल बुक अभी बताई थी मैंने, जनरल वाली वो वाली बुक नहीं आएगी, सीधी बात है। इसमें आएगी और तरीके की बुक। जैसे अब क्या है, जमाना बदल गया है यार, लोग इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं करते। मतलब पेन बंद हो गया। 9 टाइप्स ऑफ बुक्स। एक मिनट लगेगा यार, थोड़ा पेन बंद हो गया मेरा। देखो ये आ गई 9 टाइप्स ऑफ बुक्स। ये क्या दे दिया इसने। इस बुक्स ऑफ अकाउंट टॉपिक से पढ़ने से पहले हम समझते हैं भाई 5 टर्म अपनी जिंदगी के। 5 वर्डों से प्यार हो जाना चाहिए। सेट लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम। ये 5 टर्म है, जिससे प्यार हो गया तो भाई मॉड्यूल 1 2 तो तुम्हारे यहीं खत्म हो जाएंगे, सीधी बात है। असेट, असेट बोले तो जो चीज हमें मुनाफा करके देगी। जैसे कि क्या प्रणब भाई, अब हम एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। सीधी बात ये है, इसको थोड़ा हटाते हैं। ये 5 टर्म समझ लिए तो ये मॉड्यूल खत्म है। असेट, असेट जनरली क्या होती है, सबसे पहले हम बिजनेस बनाते हैं। प्रणब भाई का, उसका अनुज भाई का बना लेते हैं। इनका काम है मशीन सेल करना, प्रिंटर सेल करना, ठीक है। प्रिंटर सेल करने की इनकी शॉप है। इनने 100 प्रिंटर खरीदे। किसके लिए? सेल करने के लिए, ठीक है। ये हर तरीके का काम करते हैं। प्रिंटर मैन्युफैक्चरर भी करते हैं अपने, इनका खुद का है अनु अनु एलटीडी करके प्रिंटर भी बनाते हैं अपने। दूसरे के ट्रेड भी करते हैं प्रिंटर में, लाइक एचपी डेल वगैरह के प्रिंटर बाहर से खरीद के खुद भी बेचते हैं, ठीक है। तो इनने क्या किया, 100 प्रिंटर मंगा लिए और 25 प्रिंटर बनाए हैं इनने पूरी साल भर में, ठीक है। अगर अब इनने 25 प्रिंटर बनाए हैं, 100 प्रिंटर इनने बाहर से एचपी वगैरह के मंगा लिए, तो अब क्या होगा, इनको क्या करेगा, बिजनेस में 25 प्रिंटर बनाने के लिए मशीनरी लगेगा। हैवी मशीनरी मानेंगे अपन लोग, ठीक है। इनने बाहर वालों से क्या किया, पैसा लिया है। प्रणब भाई से इनने पैसा ले लिया है, ठीक है। इनने क्या किया है, प्रिंटर उधार में भी बेच दिए हैं अपने। लाइक प्रिंटर उधार में बेचना, कि इनके पास आर्यन आया, बोला कि भाई मेरे को प्रिंटर दे दो। इनने प्रिंटर दे दिया और बोले बाद में पैसा लेंगे। इसको बोलेंगे डेटर। फिर उसके बाद मैं आया इसके पास, मैंने उसको तुरंत कैश दिया और बात खत्म करी, हो गया कैश सेल्स। तुरंत की तुरंत पैसा लिया, पैसा दिया, ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जिस प्रिंटर की मशीनरी बनाते थे, इनके पास 3 मशीनरी थी। इनने 3 मशीनरी में से एक मशीनरी बेच दी। तो उसके बाद क्या हुआ, इनने 25,000 रुपए की मशीनरी, जिसपे थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के इनने क्या किया, 19,000 में बेच दी। फिर भी इनको मुनाफा हुआ। पूछो भाई, इनको 25,000 की मशीन 19,000 में बेचने से कैसे प्रॉफिट हुआ, थोड़ा बता सकते हो कोई? हेलो। अरे भाई फिर शांति होगी, बिजनेस बना रहा था ये लोग। बताओ, आप बताओ। ठीक है। 25,000 की मशीनरी 19,000 में बेचने से कैसा फायदा हुआ? 25,000 की मशीनरी, ये निकले एकदम चालाक बनिया टाइप आदमी। इनने क्या किया, 25,000 की मशीनरी ली अभी अभी जस्ट 2019-20 में, और ये 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इनने क्या किया, 10% पहले 2500 घटाए, फिर 2500 घटाए 20-21 में। ऐसे कर करके इनके 5 साल हो गए। 5वें साल तक इनने क्या किया, 25,000 5 5 25 7,500 रुपए घटा लिए अपने। तो इनकी मतलब यूज कर करके क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेनली 3 चीजों की वजह से लगता है। नॉर्मली हमने मशीन यूज करी या फिर उसका आउटडेटेड हो गई चीजें, इसीलिए थोड़ा डेप्रिसिएशन लगता था। इस चक्कर में 5-6 साल में इनका डेप्रिसिएशन 7500 तक लग गया। तो इनकी मशीन की वैल्यू आ गई आज की डेट में, कितना हो गया भाई, 5,000।
17,500 हो गई, आज इनकी वैल्यू होगी मशीन की 17,500 की, पर ये बेच रहे हैं 19,500 में। समझ रहे हो? तो इनने अगर कमा लिया 2,500 रुपये का अपना प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गेन। प्रॉफिट और गेन में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ आया ये वाली चीज? ठीक, ये समझ। ये वाला हाँ हाँ ये वाला सिनेरियो समझ आया तुम दोनों को? अनुज, प्रणव, आर्यन वगैरह सबको? ये सिनेरियो मॉड्यूल नंबर 5 का बेसिक्स है। ठीक हेलो? है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है भाई, आ रही है। ये वाला चीज है ना, डेप्रिसिएशन वाला चीज। प्रणव भाई चेक दे दो यार एक, और अर्जुन, अनुज भाई तुम दोनों एक चेक दे दो मेरे को। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, मॉड्यूल नंबर 5 का थोड़ा बेसिक्स बन जाती है, तो इसीलिए थोड़ा इसको यहाँ पे बता दिया। गेन और प्रॉफिट में अंतर समझते हैं अभी। गेन और प्रॉफिट में जनरली ये अंतर हो जाता है। सेशन लंबा जाए तो दिक्कत तो नहीं है, कि ये बेसिक बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा यार थोड़ा तुम लोगों को। नहीं, ना कोई कोई दिक्कत दिक्कत। नहीं। हाँ देख, देख गेन और प्रॉफिट में ये अंतर होता है। प्रॉफिट क्या होगा, तू अगर ये अनुज भाई है ना, ये वाले प्रिंटर्स बेचेगा अनुज भाई, जो इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो इसका मेन धंधा है, जिस चीज के लिए अपना दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, तब 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 वो माना जाएगा प्रॉफिट। क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। अगर जो इसका ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, लाइक मशीन बेचना, या फिर उसकी कार्टेजेस वगैरह, या फिर उसके अपने ये फर्नीचर वर्नीचर इसने अपना पुराना ऑफिस का बेच दिया है, वो इसका मेन धंधा नहीं है, उसे बोलेंगे गेन। ये समझ आया प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस? जो इसका मेन हाँ धंधा हाँ अगर उसको करेगा, उससे पैसा कमाएगा तो प्रॉफिट होगा ऊपर का पैसा। अगर बाकी उससे करेगा तो लॉस होगा। लेकिन अगर दोनों में लॉस हुआ तो उसे लॉस बोलेंगे, सेम टर्म होगा लॉस। ठीक है, अब ये भाई निकले एकदम चंड चालाक, इसने कर दिया 100 प्रिंटर में से मशीन नहीं बनाई। अब मशीनरी क्या कर रही है इधर, एक रोल कर रही है। मशीनरी क्या कर रही है, इस अनुज भाई को पैसा कमाने में हेल्प कर रही है। अब इस मशीनरी को हम नाम देंगे असेट। जो चीज हमें हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दोनों में पैसा कमाने में हेल्प करे, हम उसे सेट बोलेंगे। लाइक जैसे कि मैंने आज अपने पास मेरी फोनों की दुकान है, मैंने क्या किया, एक मशीन बनाई जिससे फटाफट फोल्डर बदल जाते हैं फोनों के, 1 मिनट में किसी की स्क्रीन पट बदल गई। वो चीज हमें पैसे कमाने में हेल्प कर रही है, वो होगी असेट, ना कि ये प्रिंटर होंगे असेट। क्योंकि ये क्या है, ये तो तुरंत सेल हो रहे हैं ना। ये हमें थोड़ी हेल्प थोड़ी कर रहे हैं कि और प्रिंटर बनाने में। मशीन तो हमें 10 प्रिंटर बनवाई। ये तो वो वाली बात हो गई। और एक मुर्गी क्या करती है, रोज सोने का अंडा देती है, ठीक है। उसने क्या किया, व्यापारी ने मुर्गी को मार दिया, उसमें से उसे लगा 100 अंडे निकलेंगे, उसमें से निकला एक भी अंडा नहीं, खत्म मुर्गी। ये वही वाली मुर्गी है, ये हमें क्या कर रही है, प्रिंटर बनाने में हेल्प कर रही है। ये थोड़ी हेल्प कर रही है हमें। ये तो वो हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको बेच दिया तो मुर्गी खत्म, ये कोई हेल्प थोड़ी करेगी। इसको बेच दिया तो ना इससे हमारा कोई प्रिंटर बनना था, ना कुछ होता। बट लेकिन हमें पैसा ड्राइव करने में हेल्प हुआ ना, इससे पैसा तो मिला। समझा भाई ये असेट थोड़ा? हाँ हाँ। यस, इस वाले असेट क्या है भाई? सिनेरियो में। हेलो। हाँ बता बता, सुन रहा हूँ। इस वाले सिनेरियो में एक्सपेंसेस क्या होंगे? हाँ वही वही बता रहा हूँ, सुन आराम से सुनना। देख, अभी मशीनरी हो गई, असेट बिल्कुल क्लियर हो जाए फिर बताना। असेट क्या होते हैं, दो तरीके के असेट होते हैं जनरली, करेंट असेट और नॉन करेंट असेट। ये पेपर में नहीं आएगा, 1 मिनट में जनरली बताती हूँ। करेंट असेट वो होते हैं जो में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है। शॉर्ट टर्म होता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है। और जो हमारे लॉन्ग टर्म होता है वो मोर देन, नॉन करेंट होता है वो मोर देन 1 ईयर। ये कंपनीज अकाउंट में टर्म 3 में ऐसे सब्जेक्ट उसमें काम आएगा ये थोड़ा। तो इस तरीके से असेट होते हैं। मशीनरी क्या है भाई, मशीनरी अनुज भाई 5 साल से चला रहा है, 2020 से घिस पिटा के वो यही चल रहा था। लॉन्ग टर्म असेट हो गई, 5 साल से ज्यादा हो गई। ठीक है, अब इसमें समझते हैं अपन लोग। अनुज भाई क्वेश्चन था एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब अनुज भाई मशीन तो लिया है, मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रहे हैं। जो बंदे, उसके लिए 2 बंदे लगा रखे हैं उनने, तो उसके लिए भी तो पैसा ला रहे हैं ये। लेबर मान लो भाई इसमें, एक्सपेंसेस में लेबर। अब उसके लिए इंक ला रहे हैं प्रिंटर बनाने के लिए। रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल होगा, लेबर, रॉ मटेरियल। ये जितनी भी सारे होते हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिले, जो तुरंत खत्म हो रहे हैं ना, इधर जो खर्चा किया और वो तुरंत खत्म। लाइक हमने क्या किया, 1 महीने की अपने यहाँ एक लड़का रखा, उसको छोटू को सैलरी दी। अब वो ये थोड़ी है, अब हमें आगे मान के चलो 1 महीने की तो 3 महीने तक काम करके देगा। 3 महीने तक काम करके कहाँ देगा, वो तो तुरंत उसका वो खत्म, खर्चा हो गया ना एक्सपेंसेस।
इसमें अगर अनुज भाई अपने पास लेबर रखते हैं, बिजली का खर्चा है, एक बिजली का बिल हुआ, महीने भर का गया, आप उसमें सब बात खत्म हो जाती है, दोबारा दो बिजली का बिल। ठीक है, समझा ये? हाँ हाँ। ठीक है, लायबिलिटी हो गया, एसेट हो गया, सॉरी एक्सपेंस हो गया। अब समझते हैं अपन लोग ये टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी बड़ी अजीब चीज है यार। जैसे कि असेट में एक एग्जांपल आ सकता है गुडविल, क्योंकि हमें फ्यूचर बेनिफिट दे रही है ना, इसीलिए। अब हम समझते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा। हमने क्या किया, बाहर वाले से पैसा ले लिया, बाहर वाले से अभी हमने माल सप्लाई कर दिया अनुज भाई को, अनुज भाई ने क्या किया, प्रणव भाई को माल सप्लाई किया था, इधर दे दे। क्रेडिटर बन गए थे ना ये। क्रेडिटर, ट्रेडेबल, बिल रिसीवेबल, ये टर्म ऐसे होते हैं। लायबिलिटीज के होते हैं, लायबिलिटीज का होता है हमें पैसा देना होता है बंदे का, सामने वाले को। एक्सपेंसेस है क्या है, जिसका एक साल में खत्म हो जाएगा, वो बात खत्म। क्रेडिटर ये होंगे, क्रेडिटर और एक सेकेंड, क्रेडिटर कौन होंगे? जिनको हमने माल दिया है, पैसा नहीं मिला, लेकिन जो एक्सपेंसेस हमने नहीं पे किए वो हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी लायबिलिटी होती है। ये बताओ, अगर आज आपने, पहले ये होता था कि पैसे कट जाते थे फोन में से कॉलिंग वगैरह पे, थोड़े 8-10 साल पहले जाए तो अपन लोग, लेकिन अभी भी कुछ चीजों में ऐसा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाते हैं। हमने बोला कि जैसे मान के चलो एयरटेल वाला, इसका फ्रेंड है, इसने बोल दिया यार मैं अगली बार पैसे दे दूंगा, तो इसने वो पैसे नहीं दिए जो कि इस साल से बिलोंग करते थे, वो इसके एक्सपेंसेस, तो इसने खर्चा तो कर ही लिया ना, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन अगर ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होगा? जिसको हम अपने नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हमने सामान बेचा है, और सॉरी खरीदा है, उसको पैसे नहीं दिए हैं, लाइक हम पे उधारी है उसकी। इसने क्या किया, ये जो 100 प्रिंटर लिए थे एचपी वगैरह के, ये किसी काजू 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 से ले लिए थे, काजू नाम के बंदे से, उसको इसने पैसे नहीं दिए, 100 प्रिंटर उठा के ले आया है यहाँ पे, तो इसको पैसा देना, इसकी लायबिलिटी हो गई है, क्रेडिटर हो गया ये। इसको पैसे देने थे पर इसने दिए नहीं है, तो ये हो जाएगा लायबिलिटी में। लाइक चाहे इसने इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं दिए हो, चाहे इसने एक्सपेंसेस के पैसे नहीं दिए हो। ठीक है, समझा ये? ठीक Like, ठीक है। ये तीनों टर्म बिल्कुल एक्सट्रीमली क्लियर होगा, ये तीनों ऊपर के। कोई दिक्कत असेट, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस नहीं। बोलो भाई। नहीं नहीं। कोई दिक्कत ठीक है, एक्सपेंस। अब आते हैं इनकम और रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू भाई ऐसे टर्म है जिनको कंफ्यूजन हो जाती है, स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ही, बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, देखो, अब भाई ने क्या किया, 100 प्रिंटर में से 20 प्रिंटर बेच दिए बादाम लिमिटेड को। ठीक है, तो अब बादाम लिमिटेड को इसने पैसा बेच दिया, तो अब क्या होगा, इसको पैसा मिलेगा। इसने मान के चलो एक प्रिंटर बेच दिया 100 रुपए, 10 रुपए का मान लेते हैं अभी, थोड़ा यार, एक प्रिंटर बेच दिया इसने 10 रुपए में, तो उसको क्या होंगे, 2,000 रुपए देने होंगे, 2,000 रुपए देने होंगे। पर वो क्या कर रहा है, भाई को बोल रहा है यार पैसे नहीं है, 1,000 रुपए कैश ले जा तू, 500 रुपए बाद में दे दूंगा मैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये 2,000 रुपए क्या हुआ इसका? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमने अपना मेन माल या गुड्स सप्लाई बेच के जो पैसा कमाया, उसे हम बोलते हैं नॉर्मली अपना रेवेन्यू। और जो नॉन ऑर्डिनरी कोर्स में, लाइक जो हमने प्रिंटर मशीनरी बेची थी, उसको बोलेंगे हम इनकम। ये देखो, मैं दिखाता हूँ, पर थोड़ा एग्जांपल पे ले जाता हूँ। अरे हट गया गए, ये गया। ये जो इसने बेची ना 17, ये जो काम गया, ये जो इसने 19,000 की मशीन बेची थी 25,000 की, ये हो गया इनकम। समझिएगा, ये 19,000 की जो इसने मशीन नहीं बेची, ये हो गया इनकम। जो इसका 2,500 रुपए का आया, ये हो गया गेन। और जो इसने 2,000 रुपए का ये जो बादाम लिमिटेड को प्रिंटर बेचे, ये हो गया रेवेन्यू। और ये जो क्या नाम है, और जो इसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपए की, जो प्रिंटर की कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट थी 1,500 रुपए, ये हो गई कॉस्ट। जैसे 1,500 रुपए के प्रिंटर इसने 2,000 रुपए में बेच दिए, इस तरीके से मान सकते हो। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा वो होगा तुम्हारा रेवेन्यू और प्रॉफिट, और जो नॉन ऑर्डिनरी कोर्स में होगा वो होगा इनकम और गेन। समझा गया यहाँ तक? ठीक भाई। अनुज भाई, ये 5 टर्म क्लियर हाँ हो गए।
बहुत सिस्टम क्लियर हो गया यहाँ तक का तुम्हारा। जो चीज एक बार फिर शॉर्ट में बताता हूँ, असेट वो चीज होती है लाइक, ये मैं तुम्हें एक चीज एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बादाम लिमिटेड ने 500 रुपए में नहीं दिए, ये क्या हो गया, हमें इससे आने वाला इकोनॉमिक प्रॉफिट है। क्या हो गया, ये हमारे बन गए डेटर्स, डेटर्स बन गए, ये क्या हो गई हमारी असेट। ये भी असेट का एग्जांपल मान लो तुम लोग, ठीक है। असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू। असेट जो हमें आगे आके पैसा देगी, लायबिलिटी जो हमारे ऊपर कर्जा है, एक्सपेंस जो हमें अपने ऑर्डिनरी कोर्स नॉन ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस चलाने के लिए वो पैसे लगते हैं वो होगा। रेवेन्यू जो होगा, जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स से जो हम पैसा कमाते हैं। इनकम जो होगी वो किसी भी सोर्स से इनकम आ जाए हम पे, लाइक हम हमारे किसी कंपनी में शेयर थे, शेयर बेचा, शेयर पे प्रॉफिट आया, वो इनकम होगी ना कि रेवेन्यू। क्योंकि वो हमने बेचे थोड़ी है, सॉरी बेचे तो है, लाइक वो हमारा मेन धंधा थोड़ी है। अगर शेयर ट्रेडर बेचता है तो वो रेवेन्यू हो जाएगा उसके लिए, लेकिन हम बेचेंगे उसे तो हमारे लिए इनकम। बात समझे गए, आगे बढ़े हैं। हाँ ठीक है भाई, अब देखो सीधी बात यह है, अब मेरे को एक चीज फटाफट बता दो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर के पर्पज से पढ़ने हैं या फिर अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल पास होने लायक पढ़ने हैं, फिर अच्छे से पढ़ने हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हेलो हमारे हाँ से हाँ, हेलो क्या चीज भाई, हाँ बताओ बताओ, सुनना हो बात आ रही है। अरे वो हाँ आ रही है, तो हाँ आ रही है भाई, बोल। चेक करना था अरे क्या चीज, चैट पे बता दे भाई। ब्रो बस वॉइस चेक कर रहा था सॉरी। हाँ, अरे ये बताओ कि पेपर के रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तुम्हें पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है या फिर अच्छे से पढ़ना है प्रॉपर हर चीज, उसमें टाइम लग जाएगा। कितना टाइम देगा लाइक कि कुछ भी आ सकता है ना पेपर में, तो अभी तो सब अनसर्टेन है। देख मैं तेरे को बताऊं, वो लोग, मैं बिहाइंड एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया है उसको बता रहा हूँ, उसको बताने में टाइम लग जाएगा। लाइक जो अभी मैंने बोला था ना, नॉमिनल अकाउंट वगैरह, ये सब जो उन्होंने 1940, जो 1492 में जो उसके रूल्स दिए थे ना, वो बस थ्योरी के लिए रूल्स अच्छे हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वो बोला था मैंने, ट्रेडिशनल रूल्स और गोल्डन रूल्स कहलाते हैं वो। अगर तू मॉडर्न, मैं तेरे को मॉडर्न रूल्स बताऊंगा, उससे तेरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है फिर उसको करते हैं। ये पार्ट मैं तेरे को दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, ये देख, तो ये एक एक सेकंड। पोजीशन है, ये इतना गंदा मत कर भाई चीज को ना। जितना करता है इसको ना थोड़ा क्लियर है तो समझ में आ ओके जाएगा। ओके ओके, बाकी तो ठीक है, मैं इसी पे बता देता हूँ यार अब थोड़ा, करते हैं। वेबसाइट पे ही है ना। जैसे कि ये रहा, जैसे कि मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखो पर्सनल अकाउंट में कौन होता है, अपन लोगों की बात हुई थी, मैं होऊंगा, प्रणब भाई होंगे, अनुज भाई होंगे, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होगी, टाटा लिमिटेड होगी, और उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, वही सब होगा, रिसीवर और गिवर। डेबिट का रिसीवर और क्रेडिट का गिवर, जो आएगा उसे डेबिट कर देंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट कर देंगे। इस ये बात तुम्हें समझ आई या नहीं, एक बार सही सही बताना, कुछ भी इसमें से ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा। थोड़ा इसको ना वो बाय एंट्री बना के समझाएंगे तो शायद अच्छे से आ जाएगा ना। हाँ देख, ये वाला पॉइंट समझ भी नहीं आएगा, ये बस थ्योरेटिकली अच्छा है, उस इससे क्वेश्चन भी इतनी जल्दी नहीं हो पाने। जैसे इन लोगों ने ये लिखा है ना इधर, ये एग्जाम्पल जो दे रखा है, ये इन लोगों को ही समझ आया होगा। एक सीधी बात है, ये इन इन पॉइंट्स को ना थोड़ा सा रट लो, अगर पेपर के लिए करना है तो देखो भी मत, पेपर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इससे। अगर तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट जाना है तो इसे रट मान लो, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ फिर भी एक बारी। डेबिट और रिसीवर, हमने पर्सनल अकाउंट की बात हुई थी, जो भी आएगा, मान के चल प्रणब भाई से पैसा आया मुझे, वो हो जाएगा डेबिट। और और जिसको क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट द गिवर, एक सेकेंड। प्रणब भाई से क्या चीज आएगा, पैसा आएगा मेरे पे, किसने पैसा दिया, प्रणब भाई ने, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणब हो गया, समझ आया ये।
जिससे पैसा जो ओके चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी, जो जिससे आएगा मतलब जो हमें देगा, गिवर देने वाला, वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट का भी सेम फंडा है, जो चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास आए सामान बेच के पैसे, सीधी बात है, जो हम पे सामान बेच के क्या आया, पैसा आया, कैश हो जाएगा डेबिट। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो हम पे कैश डेबिट हो जाएगा। हम पे गया क्या चीज, हमारा गुड्स बिक गया ना। इन लोगों ने क्या लिख रखा है, गुड्स लिख रखा है। गुड्स का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसमें गुड्स नहीं लिखा हुआ, उसमें परचेज अकाउंट लिखा हुआ है। अगर इनके क्वेश्चन आए तो गुड्स लिखा होगा भाई, पेपर में गुड्स करके आना, अगर कहीं लिखा हो तो। नॉर्मली अगर नॉर्मल अकाउंट देखेंगे तो परचेज आएगा उसमें। समझा का है? ठीक है, अब ये डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अभी क्या किया भाई, मेरे पास प्रणव भाई से पैसे आने थे, मुझे बिजली के 10,000 रुपये चुकाने थे, बस दोनों कंडीशन थी। मैंने प्रणव भाई से बोल दिया तू ही मेरे बिजली के पैसे चुका दे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी मेरे डेबिट थे, डेबिट मेरा डेबिट था एक्सपेंसेस, सीधी बात है, मेरा खर्चे थे एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो उसको कर दूंगा मैं डेबिट। आया क्या मेरे पास, प्रणव भाई के पैसे आए ना। पैसे किसने दिए, प्रणव भाई ने। समझा का? थोड़ा थोड़ा गुस्सा होगा दिमाग में कुछ तो। हेलो, ये हाँ वाली भाई चीज समझी क्या? समझी? देखो ये तो, हाँ ये देखो ये थोड़ा अच्छा पार्ट नहीं है ये मैं एक तुम्हें हैक बताता हूँ। इससे बेटर मैं तुम्हें एक रूल समझाता हूँ, सीधी बात है, उससे तुम्हारे सारे डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। इसको तुम रटोगे, छह तो ये पॉइंट है, तुम यही भूल जाओगे क्या डेबिट किस में करना है। सीधी बात ये है, एंड टाइम पे मैं तुम्हें एक सिंपल हैक बता देता हूँ इसमें। अब ये थे ओल्ड ओल्ड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाएगा ये। तो तुम अभी मॉडर्न रूल्स बताने वाले हो, तो इससे सब कुछ हो जाएगा। कोई हाँ, ऐसे नहीं कि इस हाँ इसमें क्या है ये, वो क्या 90 के 40 92 के, वो वाले बहुत पुराने हो गए थे ना, इसीलिए आज के लोग उसे प्रेफर नहीं करते। मैं भी बिल्कुल नहीं करता उसे। अभी अब मैं तो ये भी रूल प्रेफर नहीं करता। ठीक है, मैं तो अपना शॉर्टकट यूज करता हूँ, उसमें उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मॉडर्न रूल्स बताने का थोड़ा शॉर्टकट बता दूंगा, उससे तुम पेपर में क्वेश्चन करना, पर इसको तुम समझ गए तो तुम क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, दो एक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट, ये समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। एक सेकंड, हो गया। ये अकाउंट का फॉर्मेट बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, ये अकाउंट का, जैसे कि क्या चीज, जैसे अब ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज क्रेडिट एंड व्हाट इज डेबिट, क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके। कौन से अकाउंट क्या होता है, फादर अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट होगा, ये बताओ फटाफट। फादर अकाउंट कौन सा टाइप्स में आएगा, अरे बताओ ना। प्रश्न अरे देता भाई, हूँ। क्या? ये नेचुरल नेचुरल प्रश्न देता हूँ। हाँ, पर्सनल अकाउंट, ये बिल्कुल सही है। पर्सनल, क्योंकि भाई फादर कंपनी ये सब पर्सनल अकाउंट में जाता है। थोड़ा नीचे चलते हैं, इस पार्ट सेट कर देखो, मेन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लो, मैं भी काम फ्री हूँ। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, 5 टर्म पढ़े, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, गेम्स, प्रॉफिट। डेबिट कर दो एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट कर दो इनकम, गेन्स, ठीक है, डेबिट कर दो असेट्स, क्रेडिट कर दो लायबिलिटीज। हो गया सिंपल। कोई इसमें पूछो भाई क्या दिक्कत है। समझ आया क्या ये, क्या डेबिट करना है? अब ये देखो, डेबिट करना है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। डेबिट करना है मैं एक्सपेंसेस और असेट्स, सीधी बात ये है। मैं तुम्हें एक नॉर्मली एंट्री पास करके दिखाता हूँ, इसके रूल्स है, ठीक है। अभी क्या हुआ बिजनेस में, इनके मैंने भाई बिजनेस में इनको पैसे लेने थे किसी बंदे से, 5,000 रुपए। चलो 5,000 रुपए की ना सेल्स कर दी, कैश सेल, तुरंत पैसे लिए, तुरंत पैसे आ गए। ठीक है,
अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास दो एक्सपेक्ट है, एक चीज हमें डेबिट करनी है, एक चीज क्रेडिट करनी है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें क्या दो चीज इन्वॉल्व हो रही हैं। दो चीज, हमेशा दो चीज इन्वॉल्व होंगी। डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो दो चीज इन्वॉल्व होंगी, दो अकाउंट छेड़े जाएंगे इसमें। वो दो अकाउंट बताओ जो इसमें हम लोग यूज करेंगे, फटाफट बताओ भाई। पहला तो कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा आया पैसा गया। दूसरा इसका गुड्स अकाउंट, क्योंकि उससे मैं तुम्हें गुड्स बता देता हूँ, परचेज सेल करके नहीं बता रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, नहीं तो पेपर में तुम लोगों ने गुड्स के हिसाब से बताया। पहली बात मैंने क्या बोला, क्या चीज आया हम पे, कैश आया, गया क्या, गुड्स। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ये हुआ इसकी एंट्री। इसके बाद इसने किसी को नगद पे सामान बेच दिया, राजू को इसने नगद पे सामान बेच दिया अपना। अब क्या एंट्री बनेगी बताओ। राजू से इसको पैसे लेने हैं तो ये चीज असेट है। असेट क्या करेंगे अपन लोग, डेबिट। यार असेट ऐसे थोड़ी लिखेंगे, असेट्स में डेबिट क्या लिखेंगे, राजू अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ टू में कौन सा अकाउंट आएगा, इसने राजू को क्या दिया। हेलो, तू बता सकता है इसने राजू को क्या दिया। गुड्स दिए भाई। इस तरीके से एंट्री बनेगी मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। इसी इसी पार्ट के साथ हमारा होता है मॉड्यूल नंबर एंड, और सुपर इंपोर्टेंट बेसिक्स ऑफ द अकाउंटिंग होते हैं कंप्लीट। इसके बाद मैं 20-20 25-25 मिनट में सारे मॉड्यूल खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि यही मेन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के। इतना समझ गया, इस पे मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए भाई। मॉड्यूल वन में तुम्हें पूरे में से पूरे लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बताओ भाई, आवाज आ रही है, कोई रिस्पॉन्स दो। अरे भाई सब सो गए क्या। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आ गया सबको। इसके बाद क्या है, इसके बाद मॉड्यूल वन होता है तुम्हारा दी एंड। एक बार फटाफट से 2 मिनट में पूरी फटाफट से करवा देता हूँ यार, सेशन बड़ा हो गया, 1 घंटे 20 मिनट का बोला था। एक सेकंड रुकिए। ये रहा, इसका फटाक से कर लेते हैं। समरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक रह गया वो दोबारा बता दूंगा, क्योंकि बेसिक्स है, इंपोर्टेंट है। ये वाला इनकम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पढ़ेंगे हम टॉपिक मॉड्यूल नंबर 2 में। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी पांचों फॉर्म ऑफ बता दी हैं। लायबिलिटी कंपनी जनरली दो टाइप की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसको समझने की वो मत करना, कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 2 सेक्शन 22 लग जाएगा, सब सेक्शन 21 लग जाएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा एंड टाइम पे करने के लिए, इसे अभी के लिए नहीं समझे तो बेटर रहेगा, ठीक है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पांचों छह बता दिया। बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम बता दिया, डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस, डिविडेंड, डिक्रीज लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू। इक्विटी और बता देता हूँ, इक्विटी जनरल क्या होती है, जो कंपनी में बंदे पैसे लगाते हैं ना अपने, वो होती है जनरल इक्विटी। लाइक उसे कैपिटल, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल, और जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें बोलेंगे इक्विटी। इस तरीके से लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, डिक्रीज, ये पूरा हो गया। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हो गया। अकाउंटिंग अप्रोच ये सीख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई। अकाउंटिंग अप्रोच जनरली, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बाद में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, पहले ये सीख लो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसने थोड़ा उल्टे सीधे तरीके से दे रखी है, सिंप्लीफाई करके अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं। न्यू पेज, फटाक से आ जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट रैप करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट। बात खत्म है, अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। ऐसे खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा समझाऊंगा, समझ लो। कंपनी के पास किससे कितना पैसा लेना है
मशीनरी, प्रणब भाई को उधार में माल बेचा, उसके पैसे लेने हैं इसको, वो होती है असेट्स। बैलेंस शीट की मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इन्होंने कुछ एक्सेल में अजीब गरीब तरीके से पढ़ा रखा है, वो कोई वो नहीं है उससे, मतलब हम इससे पढ़ेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट। कैपिटल क्या होती है, जनरली ओनर ने जो पैसा लगाया है, प्लस लायबिलिटीज जो कर्जा चुकाना है कंपनी को। अब आप लोगों के मन में एक जरूर सवाल आ रहा होगा, जो कैपिटल लगाई है वो तो शायद से असेट होना चाहिए कंपनी के लिए, ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो असेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ये बताया था असेट हमें फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद देता है, लेकिन ओनर का पैसा भी तो बिजनेस में पैसा कमाने में मदद देता है, तो फिर ये हम लायबिलिटीज के साथ क्यों रख रहे हैं इस चीज को? किसी के दिमाग में आया क्वेश्चन? देखो सीधी बात यह है, कैपिटल क्या होता है जनरली, कैपिटल हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस और अपनी तरफ से। मॉड्यूल नंबर 3 में, अभी बस 5 मिनट में शुरू कर रहा हूँ मॉड्यूल नंबर 3, उसमें अभी ये बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है। हम अकाउंट के पर्पस के लिए बिजनेस और हम ओनर को अलग अलग मानते हैं। जब ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस के लिए वो एक तरीके से उधार तरीके से होता है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। लाइक बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसमें बाहर के शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, इस तरीके से बोला जाता है। ये समझा कैपिटल टर्म? जब ओनर एक तरीके से बिजनेस पे पैसा लगाता है अपना, तो वो बिजनेस, अभी बोला ना बिजनेस और अलग अलग होता है बिजनेस और ओनर, इसी तरीके से जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के लिए वो उधार है एक तरीके का, इसीलिए हम लायबिलिटी और इसको एक तरफ रखते हैं, सेट को एक तरफ रखते हैं। लाइक जितना पैसा बिजनेस पे पड़ा है और जितना पैसा बिजनेस को देना है, मिलना है और जो देना है वो बराबर है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब बिजनेस बराबर है, चालू है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ते हैं भाई, ये मॉड्यूल हो गया एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से खत्म। अब ये मॉड्यूल समझ आ गया होगा, फिर कुछ कुछ इसमें इतना दम वगैरह नहीं बचा होगा, एक्सरसाइज वगैरह यार तुम खुद देखना भी से, कोई दिक्कत आए तो भेज देना, इसमें तो दे ही नहीं रखी शायद। चलो भाई नहीं दे रखी, थोड़ा करते हैं भाई, थोड़ा पीछे जाके। अब हम शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 3। अरे ये बताओ तैयार हो गया? 20 मिनट में, 20 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं लूंगा यार, हमारा फटाफट सब हो जाएगा ये। बताओ, एक ओके का निशान दे दो अगर मैं मॉड्यूल 3 20 मिनट में ये, क्योंकि कल पोस्टपोन करेंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड दो बस मेरे को, 1 सेकंड। एक सेकंड रुको भाई लोग, बस समझो भाई, यहीं से बता रहा हूँ मैं शॉर्ट में थोड़ा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये ऐसे करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा जिसको भी चाहिए होगा एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। सीधी बात ये है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये 7 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे जनरली अकाउंटिंग में, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। अभी मैंने ये वाला पॉइंट बोला था कि बिजनेस के पर्पज से, अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस और ओनर अलग होते हैं, वो वाली चीज बोलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 2, एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलता है बिजनेस ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ये समझ गया भाई, मजा आ जाएगा, ये बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जनरली ये वाली चीज के ऊपर भाई कम से कम 6 घंटे बोला जा सकता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ।
कभी भी तुम कोई भी चीज बाजार में लेने जाओगे, जो कि चीज पहले 10,000 रुपए की थी 10 साल पहले, आज उसकी कीमत 15,000 रुपए हो गई है, तो तुम अपनी बुक्स में 15,000 रिकॉर्ड करोगे, 10,000 रिकॉर्ड करोगे? भाई चैट में लिख के बताओ। अरे यार थोड़ा एंगेज रहो यार। हेलो 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 हेलो। गए क्या यार सब लोग? सो गया, गुड नाइट हो जाएगा सबका। हाँ भाई, मे भी 10 नहीं, पक्का 10 होगा, क्योंकि आज वो चीज 15,000 रुपए की है, तो आज मैं तेरे को 15,000 की बेचूंगा, ये वाली चीज की गारंटी थोड़ी है कि अगर तू अभी लेने से मना कर दे, मैं किसी को बेच दूंगा वो 12,000 के, जो भी चीज है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। इसका पूरा नाम कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जब जो पुरानी चीज पे रिकॉर्ड करेंगे ना, वो वाली चीज आएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट वही होता है, डेबिट क्रेडिट। एक चीज के दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते कोई अकाउंट से ओनली डेबिट ही डेबिट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ होगा वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। जब भी हम बिजनेस करते हैं, कभी ये चीज नहीं सोचते कि बिजनेस, हम बुक्स इस हिसाब से नहीं बनाते कि हम हमेशा मैंने क्या बोला अभी, बोला 1/4 से लेके 31/3 तक हमारा पूरा बिजनेस चलता है। इसीलिए हम हर साल ये सोचते हैं कि हम एक ही साल की बिजनेस की बुक्स बनाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि बिजनेस हमारा अगले साल ही बंद हो जाएगा, ये सोच के बनाते हैं कि बिजनेस हमारा 31/3 तक है। अगर हम जिस दिन हमारी कंसिस्टेंसी गोइंग कंसर्निटी खत्म हो जाएगी, वो होता है लास्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस हमेशा अकाउंट इस बेसिस पे बनाते हैं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा गोइंग कंसर्न बेसिस पे, ठीक है। ये 3 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम हर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होगा, फर्कर की स्ट्राइक होगा ये कंपनी में, तो वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये एक ड्रॉबैक भी होता है, ठीक है। लाइक जैसे कि कैश आएगा, कभी वर्कर स्ट्राइक नहीं आएगी कभी, इसमें ये लिख देता हूँ इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये होता है, डेप्रिसिएशन फीफो लीफो मॉड्यूल नंबर 6 में दे रखा है, 5 और 6 में। डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड होते हैं, स्टॉक को रिकॉर्ड करने के मेथड्स होते हैं। हम हर साल एक ही मेथड से रिकॉर्ड करेंगे चीजों को, कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करेंगे एक ही चीजों को, एक ही मेथड से करेंगे। हर बारी मेथड चेंज नहीं करेंगे भाई, हाथ तेरी खिलाओ, हट गया। अरे यार आ गया, मॉड्यूल 1 क्यों आ गया यार, शिट। हम हर बारी ये सोचेंगे कि हम एक ही उससे मेथड से रिकॉर्ड करेंगे, बार बार चीजों को, अलग अलग चीजों से मेथड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे फिर हट गया यार ये। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो सेम मेथड चल रहा है सालों साल वो चेंज करेंगे। अगर हमने किया है तो हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। वैसे की फिक्स होता है, कभी किसी मेथड में तो तुम्हें 3 साल तक बेर मिनिमम एक बार चूज कर लिया तो उसी मेथड से फॉलो करना होगा। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट वाला हो चुका है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है जिस पर्पस के लिए तुमने एक्सपेंस करे हैं उस पर्पस के लिए इनकम भी रिकॉर्ड करोगे। लाइक ये भी एक तरीके से डेबिट क्रेडिट वाला सीन ही हो जाता है, बट इसमें इनकम इक्वल टू एक्सपेंस, परचेज इक्वल टू, ये सारी चीजें मैच करके दिखानी पड़ेंगी, हमने कितना खर्चा कहाँ किस चीज पे किया है, ठीक है। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एकदम बोलते नहीं है, चिल है। अगर आप पेपर दे के आए हो आज और उसमें लगता है आपको कि अच्छे नंबर आएंगे, आप चिक चिक के सबको बता दोगे क्या? नहीं। पेपर दे के आए हो खराब हुआ है, तो आप ये तो बता सकते हो खराब हुआ है एक तरीके का। यही बिजनेस के बाद बोली जाती है, अगर तुम्हें लगता है एस्टिमेटेड लॉस है तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे उसको, लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये चीज बोलता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जनरली इसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग की हेडिंग ही गलत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आएगा, अकाउंटिंग एजम्पशन आएंगे इसमें, जिसमें की एजम्पशन ये 9 है और भी ज्यादा है, लेकिन मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो तो कंपलसरी करना फॉलो है ही है।
अकाउंटिंग एजम्पशन अब सारे लो मतलब कंपल्सरी करना फॉलो नहीं है, पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल करना फॉलो है, जो कि 3 है, GC, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेसिस। जैसे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, फिर हट गए हैं। हटता भाई, परेशान करूंगा अभी तेरे को। मेन तो 3 तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, गोइंग कंसर्न, अरे भाई साहब, लाइक 3 होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, ये सारे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अलग चीज होती है। ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स। मेन 3 होते हैं जो कि फॉलो कंपल्सरी होते हैं। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा कंजर्वेटिज्म, और तीसरा अक्रूवल। जैसे जो कि इसमें भाई मुझे तो दिख नहीं रहा है, एक और होता है अक्रूवल। तो बोला था ना, अक्रूवल और कैश, उसको मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। 3 होते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, सॉरी कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी होती है, सॉरी कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ये 3 होते हैं। इसी के साथ मॉड्यूल नंबर 2 होता है खत्म। भाई फटाफट बोलो यार, समझ आया नहीं है यार। अच्छा ठीक है भाई, एग्जांपल देने में देख भाई, मनी देख, मैंने तेरे को अभी इसका एग्जांपल बताया था, कहाँ से, डुअल कॉन्सेप्ट का हो गया डेबिट क्रेडिट वाला, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का हो गया 5,000 और 10,000 वाला, कोइन कॉन्सेप्ट, कोइन कंसर्न का ये वाला एग्जांपल हो गया। तू कभी ये थोड़ी सोच के बिजनेस करेगा, तुझे कितने साल के लिए बिजनेस करना है। तू तो अभी एक फिक्स पीरियड, इसीलिए हम 1 साल का फिक्स पीरियड मान लेते हैं, ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का बिजनेस और ओनर्स अलग है। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का ये चीज होती है, हम सारे जो भी पैसे के ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ना कि वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई वो रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे। वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर, ये ड्रॉप है अकाउंटिंग। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जैसे मान के चल तूने 10,000 रुपये बिजली के बिल पे खर्चे किए, तूने कैश भेजा, तो तू ये भी तो दिखाएगा तूने कहाँ खर्चा किया, वो चीज होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में किसी चीज के लिए तूने कोई मेथड यूज किया है अकाउंटिंग का, जैसे मान के चल तूने डेप्रिसिएशन के लिए 2 मेथड होते हैं, वो बताऊंगा भाई 5th मॉड्यूल में। अगर तूने कोई मेथड यूज किया है तो वो तुझे हर साल तक फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि इस साल पहला मेथड कर रहा है, दूसरे साल दूसरा मेथड कर रहा है। डुअल, ये सारे तो अब हो गए भाई। अब बता कोई दिक्कत। आ रहे हैं भाई, सब सोने चले गए यार, तू बता फाइनल। और कोई दिक्कत, दोनों मॉड्यूल खत्म। मैं तो यार 1 और 3 हो चुके हैं भाई मेरी तरफ से खत्म। कोई माइक खोल के एकदम रैप अप कर देते हैं सेशन। तेरे को कोई दिक्कत हो तो बता। कोई दिक्कत नहीं, एक थम्स अप दे, मैं फिर यहाँ से क्विट लीव करता हूँ भाई। चल ठीक है भाई, बाय बाय भाई, थैंक यू ऑल। कम लोग आए पहली बात तो, ये भी सोने चले गए सब लोग। चलो ठीक है, बाय।